नटशेल में यदि मैं बात करूं तो सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जल्दी से बताइए, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, कौन बताना चाहेगा? An agreement which is legally enforceable. An agreement which is legally enforceable or an agreement which is enforceable by law. Agreement which is legally enforceable or an agreement which is enforceable by law. Very correct. ठीक है, तो कृष्णा यस सर। दो एग्जाम्पल्स दे जिसमें एक एग्रीमेंट तो लीगली एनफोर्सिएबल होके कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और दूसरा एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है, एग्रीमेंट दोनों ही है। दो एग्जाम्पल्स दो मेरे को जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट है एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सर वैलिड और वॉइड। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये किसकी डेफिनेशन है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की है। और वॉइड, वॉइड क्या भाई, वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? सर वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट। ये तो तूने टाइप्स बता दिए, मैंने तेरे से एग्जांपल्स पूछे थे। सो एग्जांपल्स आर घर एक्स और वाई घर खरीदने और बेचने का एग्रीमेंट बना रहे हैं 50 लाख रुपए में। सो ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो लॉ के हिसाब से बिल्कुल सही है, कहीं भी इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जबकि एक्स और वाई यदि एक ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हैं, एक्स बोला मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा, तू मिस्टर जेड का मर्डर करके दे मेरे को, ठीक है। सो एग्रीमेंट तो है बॉस, लेकिन ये मर्डर करने का एग्रीमेंट है, तो लॉ के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन पाएगा। सो एग्जाम में हालांकि इतना इजी क्वेश्चन कभी आता नहीं है दैट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कमेंट करिए। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट। तो सर आपको बताना पड़ेगा एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लीगली एनफोर्सेबल भी होना पड़ता है, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज डेफिनेटली एन एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट बनाई इसीलिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाई इसीलिए है क्योंकि उसमें एग्रीमेंट भी है, लीगल एनफोर्सेबिलिटी भी है। नंबर वन। चलिए अब अपना ट्री की बात करें यदि अपन, तो ट्री के नीचे से एलिमेंट्स बोलना चालू करो भाई, कौन बताना चाहेगा? ओम तू बताएगा? हाँ चलेगा सर। हाँ बोलना। अब स्टार्ट करो ना, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ऑफर में क्या जोड़ू ओम? एक्सेप्टेंस। तो जब ऑफर एक आदमी ने दूसरे आदमी को ऑफर दिया और दूसरे ने उसे एक्सेप्ट किया, तो वो क्या बनेगा प्रियांशु? सर अग्रीमेंट। प्रियांशु बोल रहा है सर वो एग्रीमेंट बनेगा। बेटा एग्रीमेंट तक पहुंचेगा लेकिन थोड़ा सी बीच में स्टेप्स और हैं। सिया क्या बनना चाहिए? प्रॉमिस सर शायद। हाँ जी, शायद नहीं, डेफिनेटली प्रॉमिस ही है। ऑफर का जब एक्सेप्टेंस आ जाता है तो वो दो लोगों के बीच में प्रॉमिस बन जाता है और अ सेट ऑफ प्रॉमिसेस बन जाता है। कैसे? देख, एक्स ने, सभी जने देखेंगे, एक्स ने वाई को ऑफर दिया, क्या आप मेरा घर 50 लाख रुपए में खरीदेंगे? तो एक्स ने वाई को ऑफर दिया, वाई के पास में दो ऑप्शंस हैं, या तो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले या इस ऑफर को रिजेक्ट कर देवे। जब वो इस ऑफर को एक्सेप्ट, यदि रिजेक्ट कर दिया तब तो कहानी खत्म हो गई, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, कोई एग्रीमेंट नहीं बनेगा। लेकिन यदि एक्स के ऑफर को वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑफर का एक्सेप्टेंस आ गया, तो यहां पर प्रॉमिस और टू सेट ऑफ प्रोमिसेस बन रहे हैं, या तो प्रॉमिस या टू सेट ऑफ प्रॉमिस बन रहे हैं। क्या? पहला सेट ऑफ प्रॉमिस तो बन रहा है दैट एक्स वाई को बोल को अपना घर देने का वादा कर रहा है, और दूसरा सेट ऑफ प्रॉमिस बन रहा है कि वाई एक्स को 50 लाख रुपए देने का वादा कर रहा है। तो जब ऑफर का एक्सेप्टेंस आता है तो वो प्रॉमिस बनता है। प्रियांशु समझ में आया तेरे को? यस सर। ठीक है, जिग्नेश, कृष्णा, ओम, सिया, किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, वंडरफुल। तो अब ट्री को वापस कंटिन्यू करते हैं भाई,
ठीक है सर, जब एक बंदे ने दूसरे को ऑफर दिया और दूसरे ने उस ऑफर का एक्सेप्टेंस किया तो वो बन जाता है प्रॉमिस और टू सेट ऑफ प्रॉमिस, जैसी भी सिचुएशन है वैसा। ठीक है, प्रॉमिस में क्या जोड़ूं कि वो एग्रीमेंट बन जाए? मोहित अग्रवाल। कंसिडरेशन। वेरी गुड। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जुड़ जाता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। प्रियांशु ध्यान रखना, ऑफर और एक्सेप्टेंस को एग्रीमेंट बनने के बीच में ये स्टेप और बचता है। सो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जुड़ जाता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। आइए समझते हैं कंसिडरेशन क्या होता है। कौन बताना चाहेगा? जिग्नेश तू बताएगा कंसिडरेशन क्या होता है? Consideration means quid pro quo, something in return. Very good. Consideration is based on the premise of quid pro quo. Quid pro quo Latin term है, इसका लीगल मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न। अपन जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो कोई धर्मादा नहीं कर रहे हैं कि हमको बदले में कुछ नहीं मिले तो भी चलेगा। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट में यदि एक्स ने वाई को घर देने का प्रॉमिस किया है तो उसे बदले में समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए। उस समथिंग इन रिटर्न को हम बोलते हैं कंसिडरेशन। तो एक्स जब वाई को घर दे रहा है तो उसे बदले में क्या कंसिडरेशन मिल रहा है बॉस? 50 लाख रुपए। और वाई जब एक्स को 50 लाख रुपए दे रहा है तो उसे भी तो कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए बदले में। तो उसे क्या कंसिडरेशन मिल रहा है? घर मिल रहा है। सो प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जुड़ जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि सर एक्स और वाई के बीच में एग्रीमेंट बन गया है, जहां पर एक्स वाई को घर देगा और वाई एक्स को 50 लाख रुपए देगा। सिया एंड एवरीवन, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोनों पार्टीज को अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मिलना जरूरी होता है। एक्स को भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कंसिडरेशन मिलना चाहिए, वाई को भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कंसिडरेशन मिलना चाहिए, दोनों को मिलना चाहिए। यदि केवल एक पार्टी को कंसिडरेशन मिल रहा है और दूसरे को कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये बेसिक थंब रूल है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट केवल एक ही पार्टी को कंसिडरेशन मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता है, तो भी लॉ ने बोला है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वो जब हम कंसिडरेशन का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। बोलो जी, समझ में आई अभी तक राम कहानी, कॉन्ट्रैक्ट कहानी? हाँ सर बोलिए तो आगे बढ़ता हूं। मैं 3 तारीख तक आपके 40 मिनट्स का ही सेशन लेने वाला हूं। मुझे पता है आपके 5 तारीख को एग्जाम है, 4 और 5 की छुट्टी रहेगी। 3 तारीख तक 40 मिनट्स का ही सेशन लिया जाएगा। फिर 6 तारीख से रेगुलर आपका 1 से सवा घंटा जो पॉसिबिलिटी है वैसे सेशन लिया जाएगा। ठीक है, सो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट लाके जोड़ दिया तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। और एक एग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल बाय लॉ या लीगली एनफोर्सिएबल होता है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हो गया ट्री का कुछ पार्ट। इस ट्री के कुछ पार्ट से 3 फॉर्मूले निकलते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला निकलता है प्रॉमिस इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये निकल गया आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला निकला है सर एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला निकला है कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। बोलो चार्ट याद हो जाएगा ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी बोलिए। प्रियांशु? हाँ सर। चार्ट याद रखना, ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जान है। ये याद रखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टिप्स पे रहने लग जाएगा। ये याद नहीं किया तो कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है,
तो अभी तक हम बढ़े भाई, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जुड़ता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। अब हम ट्री के लेफ्ट हैंड साइड को तो हमने कर लिया, अब हम ट्री के राइट हैंड साइड पे आते हैं। एन एग्रीमेंट इज लीगली एनफोर्सिएबल व्हेन, वो 5 चीजें क्या है, एक एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल कब कब होएगा, उसके लिए 5 चीजें क्या जरूरी है, सिया बताना चालू कर। lawful object, when this agreement is having lawful object, second lawful consideration, lawful consideration, very good. Next, free consent, when it is made with free consent of the parties who are competent to contract, competent to contract। अरे यार सब याद है तुम लोगों को तो, वेरी गुड। ऐसे ही याद रखो, एग्जाम में डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास में कुछ जनों का फीडबैक पहुंचा कि सर लॉ में डर लगता है। अरे तो डरना अच्छी बात है, डरोगे तभी पढ़ोगे। तो चलिए, so an agreement is said to be legally enforceable when it is having lawful object, when it is having lawful consideration, when it is made with free consent of the parties who are competent to contract, and the agreement has not been declared as void agreement under the law। ये पांचों चीजें इस एग्रीमेंट में होनी चाहिए, तभी वो लीगली एनफोर्सेबल होगा, लॉ के हिसाब से सही होगा। ये पांचों चीजें इसमें होनी चाहिए एग्रीमेंट में, कि उस एग्रीमेंट को गलत एग्रीमेंट नहीं, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट नहीं है लॉ के अंडर, ठीक है। उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, फ्री कंसेंट है, कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट है, और एग्रीमेंट वॉइड नहीं डिक्लेयर किया गया है। ये पांचों की पांचों जो सिचुएशंस है, ये कौन से सेक्शन में दी गई है? Under the section 10 of the Indian Contract Act, an agreement is said to be, every agreement is legally enforceable if it is having these 1 2 3 4 5 things। ठीक है भाई, समझ लेते हैं कि ये पांचों किस चिड़िया का नाम है। सर एग्रीमेंट के 2 एग्जाम्पल लिए थे, एक तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में 50 लाख रुपए में घर बेचने और खरीदने का सौदा, एक मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में मिस्टर जेड का मर्डर करने का 5 लाख रुपए का सौदा। एग्रीमेंट तो दोनों है, लेकिन एक का लॉफुल ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल घर बेचना और खरीदना लॉफुल ऑब्जेक्टिव वाला एग्रीमेंट है, जबकि मर्डर करने वाला ऑब्जेक्टिव जो है वो लॉफुल नहीं है। सो एग्रीमेंट जिसका लॉफुल ऑब्जेक्ट हो वो ही लीगली एनफोर्सेबल हो सकता है। मर्डर करने वाले एग्रीमेंट यहीं आके स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ये वाला एलिमेंट नहीं आता है। बोलो रे, समझ में आया तो आगे बढ़ूं। ओम, प्रियांशु, मोहित, कृष्णा, जिग्नेश, सिया, शुड आई मूव फॉरवर्ड? यस सर। ठीक है, चलिए। सो लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी कि जिस ऑब्जेक्टिव से वो एग्रीमेंट बनाया जा रहा है वो बिल्कुल सही, कानूनन सही है, लॉफुल है, कहीं भी उसमें कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। When that agreement is having lawful consideration, मिस्टर एक्स जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एचआर मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, जो कि इंटरव्यूज कंडक्ट करके और टेस्ट कंडक्ट करके सरकारी विभाग में नौकरियां लोगों को देते हैं। मिस्टर वाई एक एप्लीकेंट है, सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दिया हुआ है। मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स के बीच में एग्रीमेंट बना, मिस्टर वाई ने बोला मैं आपको 5 लाख रुपए दे देता हूँ, मेरी सरकारी नौकरी पक्की कर लो, मुझे इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इधर से इधर नौकरी जा रही है, इधर से इधर 5 लाख रुपए जा रहे हैं। दोनों पार्टीज हैं, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, दोनों पार्टी से एक दूसरे को कंसिडरेशन जा रहा है सर। लेकिन वाई से जो एक्स को कंसिडरेशन जा रहा है वो ब्राइब के नेचर में है, तो वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। हमने क्या कहा, एग्रीमेंट को लीगली एनफोर्सेबल होने के लिए क्या जरूरी है कि सर उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, उसका लॉफुल कंसिडरेशन हो, ठीक है भाई। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। नाउ व्हेन इट इज मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जो पार्टीज की
जिसमें पार्टीज ने ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए अपनी कंसेंट फ्रीली दी हो, उनसे जबरदस्ती नहीं ली गई हो। उनसे जबरदस्ती ली गई कंसेंट है तो वो केवल कंसेंट हो जाएगी, वो फ्री कंसेंट नहीं होगी। एक्स ने वाई के पास में एक जमीन का टुकड़ा था। एक्स ने वाई को ऑफर दिया, क्या अपना जमीन का टुकड़ा मुझे 40 लाख रुपीस में बेचता है? ऑफर देते वक्त इसके कनपट्टी पे बंदूक रख दी और फिर ऑफर दिया, तो सर वाई को कंसेंट तो देनी पड़ी, लेकिन ये इससे जबरदस्ती ली गई कंसेंट है, इससे इसकी तरफ से आई हुई फ्री कंसेंट नहीं है। सो एक एग्रीमेंट तो बन गया, एक्स ने वाई की कंसेंट तो ले ली सर, लेकिन ये एग्रीमेंट में कंसेंट जो आ रही है वो फ्री कंसेंट नहीं है। हम कहते हैं एक एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल तब होगा जब उसमें फ्री कंसेंट का भी एलिमेंट होगा। केवल कंसेंट है और जबरदस्ती ली गई कंसेंट है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सर यदि एक बंदा माइनर है तो वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यदि एक बंदा अनसाउंड माइंड का है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट तो वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है। यदि कोई बंदा स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, लॉ मना करता है कि इसको इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं बनाने, तो वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो अ पर्सन इज सेड टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट when he is a major aged person plus he is of sound mind at the time of making the contract and he has not been disqualified by law for making the contract। ये यदि तीनों चीजें आ रही हैं तो हम बोलेंगे पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज एक्स और वाई में ये सारी बातें होनी चाहिए कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट की। बोलो सर, ये नेक्स्ट पॉइंट भी समझ में आ गया? लॉफुल ऑब्जेक्ट, एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी लीगली एनफोर्सेबल व्हेन इट इज हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट, व्हेन इट इज हैविंग लॉफुल कंसिडरेशन, व्हेन इट इज मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये 4 पॉइंट समझ में आ गए भाई? मोहित अग्रवाल? Yes, sir. ठीक है। लास्ट पॉइंट, and the agreement has not been declared as void agreement under the law। उस एग्रीमेंट को कानून के अंदर शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट नहीं बताया गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी करने से रोकने के एग्रीमेंट्स हमेशा void एग्रीमेंट्स होते हैं। तो इस तरीके के करीब 11-12 के आसपास एग्रीमेंट्स है जिनको खुद कानून में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही void एग्रीमेंट शुरुआत से गलत एग्रीमेंट बताया गया है, वैसा एग्रीमेंट ना होना चाहिए। तो ये पांचों चीजें जब होंगी तब वो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल होगा, और जब वो एक एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल होता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम है। क्या काम है सर? कि आप इस चार्ट को फेयर आउट करेंगे। बहुत छोटा सा काम दे रहा हूं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, प्रॉमिस plus consideration makes agreement, an agreement when legally enforceable it becomes a contract। ठीक है। फिर an agreement is said to be legally enforceable when it is having lawful object, when it is having lawful consideration, this plus this plus this plus this plus this, ये and है भैया, सारे होने चाहिए। ये भी होना चाहिए, एंड 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 ये भी होना चाहिए। ये और नहीं है बीच में कि एक भी मिसिंग होगा तो चल जाएगा, सारे होने जरूरी है। व्हेन इट इज हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, free, it is made with free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as void agreement under the law। ठीक है। ये फिर उसके बाद में आप लोग को 3 फॉर्मूले लिखने हैं इसमें, जो मैंने बताया था। सर, प्रॉमिस इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट इज प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल। इतना कर लोगे? बोलो यस सर। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। Yes, sir. है ना? Yes, sir. ये जरूरी है कि आप खुद भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना स्टार्ट करें। ठीक है। फिर कल मैं
कल क्यों छोड़ो, अभी अपने पास में 10 मिनट है, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। लेट्स फर्दर इलैबोरेट अपॉन दिस चार्ट। देखिए क्या बन रहा है सर, ऑफर, बनाते जाओ साथ में, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस consideration makes agreement, an agreement when legally enforceable it becomes contract, ठीक है। an agreement is said to be legally enforceable when it is having lawful object, when it is having lawful consideration, when it is made with free consent of the parties who are competent to contract. An agreement has not been specifically declared as void agreement under the law, ठीक है। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके आ रहा है इसमें। सबसे पहला चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसमें प्रॉमिस भी कवर हो रहा है, थर्ड चैप्टर कंसिडरेशन, फोर्थ चैप्टर लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन, फिफ्थ चैप्टर फ्री कंसेंट, सिक्स्थ चैप्टर कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, सेवेंथ चैप्टर वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट, देखो इतने सारे चैप्टर्स इसी चार्ट में से निकल के आ रहे हैं आपके। फिर अपन ने देखा सर कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में अ पर्सन शुड बी अ मेजर एजेड पर्सन प्लस ही शुड, जल्दी बोलो क्या बताया था, मेजर एजेड के साथ में ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड। सबके माइक चालू चाहिए मेरे को, मुझे सबके माइक चालू चाहिए, बोलते जाओ साथ में। प्लस ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड एंड he should not have been specifically disqualified by law। अरे भाई टीचर की बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, माइक चालू करो अपने अपने। हाँ सर। ठीक है, he should not have been specifically disqualified by law। तो यहाँ ये तीन चीज बढ़ गई। अब फ्री कंसेंट में 5 चीजें आती है जिसमें से 4 एक तरफ होती हैं और 5वीं दूसरी तरफ होती है। तो अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री when it is not caused by, बोलते जाओ, coercion। A consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और 5वां है mistake। A consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake। ठीक है, ये जब चैप्टर आएगा फ्री कंसेंट का तब अपन देखेंगे इनकी डिटेल्स। प्लस इसमें एक स्टेप और आगे इस चार्ट में अ पर्सन इज स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में 5 चीजें और आती हैं, वो मैं आपको एक छोटा सा 5 मिनट का होमवर्क दे रहा हूँ। क्या 5 चीजें आती हैं ये देख के अपना चार्ट को कंप्लीट कीजिएगा, तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चार्ट बन जाएगा। कल मैं पूछूंगा आप लोगों से स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन है, उनकी डिटेल्स 5 या 6 जन की मेरे को चाहिए। ठीक है, अब कल क्या करेंगे अपन लोग, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर 3 कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग किया था अपन ने सर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सर वॉइड एग्रीमेंट, सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। याद आ रहा है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, देन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सब जो चैप्टर 1 में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है मैंने आपको, वो आपको नोट से पढ़ के आना है। प्रियांशु तुम्हारे पास में नोट्स हैं या नहीं है फर्स्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के? नहीं है सर। नहीं है तो प्रिया मिस को बोलना कि एक कॉपी करा के दे दे, मैं जितने फर्स्ट चैप्टर की सॉफ्ट कॉपी मैं तुमको दे देता हूँ।
ठीक है प्रियांशु? हाँ सर। ठीक है, और ये पढ़ के आएंगे आप लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये पढ़ के आएंगे तो कल फटाफट इसी तरीके से मैं आपका रिवीजन सारे कोर्स का करा दूंगा। ठीक है, एंड मेरा फोकस इस बार रहेगा कि हम लोग पोर्शन करें, उसके बाद में खूब सारे क्वेश्चंस करें। कैसे कैसे क्वेश्चंस करें सर? हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करें और हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करें, जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो हमको क्वेश्चन से पाला पड़ने वाला है। एक हद तक अपनी ये थ्योरी समझी हुई काम आएंगी, प्रैक्टिकल पोर्शन में ज्यादा आती है, थ्योरेटिकल में थ्योरी समझी हुई कम काम आती है, प्रैक्टिकल में ज्यादा एप्लीकेशन आता है। लेकिन सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमेशा कम आएंगे, थ्योरेटिकल कंपैरेटिवली ज्यादा आएंगे। मैं आपको पिछली बार भी बता चुका हूँ, इस बार भी वापस बताऊंगा कि सर किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कितने मार्क्स का थ्योरेटिकल और कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं। ये मैं लास्ट क्लास में मतलब लास्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ। ठीक है, एक बार वापस कर लूंगा तो आपको खुद को ध्यान पड़ जाएगा, सर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों को महत्व देना है, केवल एक को महत्व देके काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं खत्म की जाती है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। Is any person having any doubt? सर तो मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वीडियोस देखना कंटिन्यू रखूं या फिर लेक्चर अटेंड करूं? बेटा देख, बाकी सब लोग ने मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है उस तरीके से पढ़ रखा है।